अब तक हमने देखा कि कबीर माया का मूड ठीक करने के लिए टेरेस पर बिल्कुल उसी तरह से जाता है जैसे माया को पसंद है। और ये सब देखकर माया बहुत खुश होती है। और वो दोनों ऐसे टाइम्स एक दूसरे के साथ गुजार रहे थे कि तभी माया उस वक्त को याद करके उदास हो जाती है जब कबीर उसे बिना बताए उसे छोड़कर चला गया था। और अपने दिल में दबे सालों का गुस्सा, सवाल, दुख कबीर के सामने रख देती है, जिसे देखकर कबीर को बुरा लगता है और वो पीछे से उसे गले लगाकर कहता है कि उसने भी माया को बहुत ज़्यादा याद किया। जिस पर माया कुछ नहीं कहती और उसी तरह बैठी रहती है। माया को कुछ बोलता ना देख कबीर अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, माया, तुम्हें पता है ना, कपूर फैमिली का होने वाला फैमिली हेड होना और उसकी बहुत ही जिम्मेदारी होती है। इन सबको एक तरफ रखो, तब भी तुम्हें पता है ना, जिस फैमिली से और सोसाइटी से हम आते हैं वहां में कैसे रहना पड़ता है, कितने दुश्मन होते हैं हमारे। इसीलिए कपूर फैमिली में जब भी फैमिली का अगला हेड चुना जाता है तब उसे एक ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जाता है। सब कुछ सिखाया जाता है, चाहे वो बिजनेस हो या फाइटिंग हो या पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो। और ये जिम्मेदारी मेरी थी, क्योंकि हर्षवर्धन भैया ने फैमिली हेड होने से साफ इनकार कर दिया था। रितेश, उसे तो कभी इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं था। दादाजी की और माँ की आखिरी उम्मीद मुझसे थी, इसीलिए मैंने भी मना नहीं किया। जब दादाजी ने मुझे कहा कि मुझे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से जाना होगा तो मैंने मना करने की कोशिश की, पर तब मेरी बात ज़्यादा नहीं मानी गई। उसके बाद माँ ने मुझे समझाया कि ये सब क्यों हो रहा है और क्यों मुझे यहाँ से भेज रहे हैं। जब मुझे उनकी बात समझ आई तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं सही लगा। जब मैंने तुम्हें ये बताया तो तुम उदास हो गई थी, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। पर तुम जानती हो ना, मैं हमेशा से अपने इमोशन को सबके सामने सबकी तरह इतने आसानी से नहीं ला सकता। और मुझे यहाँ से जाना था, तब मुझे भी तुमसे मिलना था, तुम्हें गुड बाय कहना था, तुमसे कहना था कि मेरा इंतज़ार करना। पर अगर उस वक्त मैं तुमसे मिलने आ जाता तो शायद मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाता। इसीलिए मैंने तुमसे बिना मिले ही जाना सही समझा, क्योंकि यही सही था। मुझे पता है तुम मुझे बहुत सारे लेटर्स लिखती थी और मैं सबको पढ़ता भी था और मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं मजबूर था। मुझे खुद को इतना स्ट्रांग बनाना था फैमिली हेड की पोजीशन के लिए, क्योंकि तुम तो हमेशा कहती थी ना, तुम बचपन से एक प्रिंसेस हो और बड़े होकर तुम्हें क्वीन बनना है। अगर तुम्हें क्वीन बनाना है तो मुझे भी तो किंग बनना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने अपने इमोशन को रोक कर रखा और थोड़े समय बाद मुझे तुम्हारे लेटर्स आना बंद हो गए। मैं समझ गया था कि तुम नाराज़ हो, पर मैंने ये सोचकर खुद को समझा लिया था कि एक बार वापस चला जाऊंगा तो तुम्हें मना लूंगा। समय बीतता गया, मैंने धीरे धीरे बिजनेस संभालना शुरू किया, जिसकी वजह से मैं हमेशा बिजी रहने लगा। शायद यही ठीक था, क्योंकि जब भी मैं शांत बैठता था तो तुम्हारा वही छोटा सा बड़े बड़े गालों वाला चेहरा हमेशा सामने आ जाता था। दिल बेचैन हो जाता था तुम्हें मिलने के लिए। पर इतने सालों की ट्रेनिंग ने मुझे अपने इमोशंस को छुपाना अच्छे से सिखा दिया था। तुमसे मिलने के लिए मैंने सबसे पहले अपना नाम बनाया, अपनी ट्रेनिंग खत्म की, खुद को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि कोई मेरे आसपास भी ना आ सके। और जब मैं वापस आया तब तुमने मुझे किसी और के साथ देखा। बहुत बुरा लगा, पर उससे भी ज़्यादा बुरा लगा तुम्हारा वो बर्ताव, जैसे कि तुम मुझे भूल गई हो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं। तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम मुझे याद रख सको। तुम मुझे हमेशा ये जताती थी कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे बढ़कर हर कोई है। मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर मुझे पता था इन सब में कहीं ना कहीं मेरी गलती है, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। जब भी मैं तुम्हें उस रोहन के साथ देखता था ना, मन करता था अभी उसे जान से मार दूं। पर जब तुम उसके साथ रहती थी और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी तो वही मुझे रोक देती थी। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे दोस्तों की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाई, तब मुझे पता चला कि वो सही नहीं है। वो सिर्फ पैसे के लिए, पावर के लिए तुम्हारे साथ है। पर तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुमने मुझसे बात तो छोड़ो, मेरी ओर देखना तक बंद कर दिया। ऐसे ही समय बीतता गया, तुम मेरे सामने तक नहीं आ रही थी। पर अचानक उस दिन तुम उस होटल में मेरे रूम में आई। उस वक्त तुम्हारी हालत भी मेरी तरह थी और उन सब के चक्कर में मैंने वो कर दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने हमेशा जिस लड़की को अपने सर आंखों पर बिठाया उसे कभी खरोच तक नहीं आने दी। उसी लड़की की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मैं बन गया। तुम्हें पता है, पहले ना मुझे तुम्हारी आंखों में गुस्सा दिखता था, नाराजगी दिखती थी, पर उस रात के बाद तुम्हारी आंखों में मैंने खुद के लिए नफरत देखी थी और वही मैं हार गया था। मैंने सोचा था कि तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी, पर इतना सब खो जाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए जब घर वालों ने मुझे शादी के लिए पूछा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। पर मुझे क्या पता था कि उस शादी से तुम्हारे अंदर की नफरत और बढ़ जाएगी। माया, मैं तुम्हें एक बात सिर्फ एक बार बताता हूँ, मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। तुम मेरी पहली दोस्त और मेरा पहला इश्क, और शायद आखिरी भी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें तब तक मनाऊंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। भले ही तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ, मुझसे नफरत करो, पर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे लगा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीत गया था और मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। पर अचानक एक दिन तुम सामने आती हो और हमारी शादी को हमें एक मौका देने की बात करती हो। तब तुम्हें पता है, ये दिल पहली बार धड़कना भूल गया था और मैंने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ वो मौका दिया। और आज तुम यहाँ हो, मेरे पास, मेरे साथ। मुझे पता है गलती मेरी थी
और मैं मानता हूँ, पर मैंने उस गलती की बहुत बड़ी सज़ा पहले ही भुगत ली है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए माया, कुछ नहीं, बस तुम, मेरी माया, वो जो सबके सामने मुझ पर हक जताती थी, वही जो हमेशा मुझसे प्यार करती थी, वही जिसकी आंखों में हमेशा मैंने अपने लिए प्यार, अपनापन और एक गर्माहट देखी है। मुझे वही माया चाहिए। तभी अचानक कबीर को अपने हाथों पर कुछ गीला गीला महसूस होता है, और जब वो माया का चेहरा देखता है तो शौक हो जाता है, क्योंकि माया कब से दबी आवाज में रो रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, आंखें, नाक और मुंह बहुत ज्यादा लाल हो गए थे। खुद को रोने से रोकने के लिए वो बार बार अपने होठों को काट रही थी, पर यह सब कुछ काम नहीं आ रहा था। माया जल्दी से पीछे मुड़कर कबीर को बहुत टाइटली हग करती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और मुझे पता है जो गलती मैंने की है वो माफ करने के लायक भी नहीं है। पर मैं सच कह रही हूं, मैंने कभी ये सब नहीं सोचा था कि ये सब ऐसा होगा। जब तुम छोड़कर चले गए थे तब मुझे लगा था तुम मुझे भूल गए हो, क्योंकि कभी भी तुमने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी हूं ही नहीं, और जब ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने उसी को सच मान लिया। उसके बाद मैं वही सब करती थी जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे पता था तुम देखने के लिए मेरे पास नहीं हो, पर फिर भी मैं हमेशा वही करती थी जो तुम्हें पसंद नहीं था। जब तुम वापस आए, मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। सच कहती हूँ, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आई थी, पर उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में। मैं तुम्हें वही दर्द, वही एहसास देना चाहती थी जो मैंने इतने सालों में महसूस किया था, कि जब कोई अपना तुम्हें भूल जाए तो कैसा लगता है, जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे तो कैसा लगता है, जब कोई किसी और को तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे तो कैसा फील होता है। मैं बस तुम्हें जलाने के लिए ये सब कर रही थी। मैं सच में तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे पता चला था कि तुम इंडिया वापस आने वाले हो, तब मैं बहुत बेचैन हो गई थी। बहुत कुछ था मेरे दिमाग में, पर अपने गुस्से और घमंड के आगे मैंने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, और अपने दोस्तों के कहने पर मैंने विशाल के साथ वो नाटक करने का डिसाइड किया। उसमें उसने भी मेरा साथ दिया। सच में मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना आगे बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी तुमसे नफ़रत नहीं की। उस हादसे के बाद मैं तुमसे बहुत नफ़रत करने लगी थी। इसकी वजह तुम नहीं थे, पर जब मेरे साथ वो सब हुआ मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया था। खुद को संभालना भी मुश्किल हो गया था। मुझे पता है मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कह दिया था, पर मेरी फैमिली मेरे इमोशंस को नहीं समझ रही थी। बार बार मुझे ये बता रही थी कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर उस वक्त मैं बस एक ही चीज़ चाहती थी कि जब मेरे साथ ये सब हुआ, कम से कम मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हो। पर मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी। उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी, वो भी ज़बरदस्ती। इन सब के लिए मैंने तुम्हें जिम्मेदार ठहराया और तुमसे नफ़रत करने लगी। पर कभी कभी जब मैं इस सब के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपनी गलतियों का भी एहसास होता है। मैं वो गलतियाँ वापस नहीं दोहराना चाहती जो मैंने पहले की थी, क्योंकि उन्हीं गलतियों की वजह से मैंने अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को खो दिया था, और इस बार मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। वही जब कबीर माया की बातें सुनता है और सारी चीज़ों का ब्लेम खुद पर लेते हुए देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और वो उसे शांत करने लगता है। माया बस रोए जा रही थी, वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबीर बहुत कोशिश करता है, पर जब वो नहीं रुकती तो कबीर अपने होठों को माया के होठों पर रख देता है और बड़े ही प्यार से और सॉफ्टली उसे धीरे धीरे किस करने लगता है। अचानक से कबीर के किस के वजह से माया पहले तो उसे देखने लगती है, पर धीरे धीरे वो अपनी आंखें बंद कर कबीर को रिप्लाई देने लगती है। शुरुआत में तो कबीर ये सब बहुत शांति से, धीरे धीरे, प्यार से कर रहा था, पर अब धीरे धीरे वो सॉफ्ट किस एक पैशनेट किस में बदल गई थी। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे, मानो एक दूसरे को अपना प्यार जता रहे हों। इसी तरह किस करते हुए कबीर माया को लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, पर इस दौरान उनकी किस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई थी। उसके दोनों हाथ माया के पेट और कमर को सहला रहे थे, और वहीं माया के हाथ कबीर की पीठ पर और बालों पर चल रहे थे। दोनों में से कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर अब माया अपनी लिमिट तक आ गई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर कबीर हल्के से उसके निचले लिप पर बाइट करता है और उसके होठों को आज़ाद कर देता है। जैसे ही कबीर थोड़ा दूर होता है, माया जोर जोर से सांस लेने लगती है, जिसकी वजह से उसका परफेक्ट शेप वाला सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, और कबीर ठीक उसके ऊपर था। इस वजह से दोनों की चेस्ट बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी, और इसकी वजह से कबीर को अपने बॉडी में करंट सा फील हो रहा था। वो माया के लाल चेहरे को देखते हुए धीरे धीरे उसके गले की तरफ अपने लिप्स ले जाता है और उसे वहां पर किस करने लगता है। वो माया को बहुत सिडक्टिव तरीके से किस कर रहा था,
और माया के गर्दन पर अपनी जबान से वहां पर लिख भी कर रहा था, जिससे माया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसकी पकड़ कबीर के बालों पर कड़ी हो जाती है। कबीर धीरे धीरे अपने होश खोता जा रहा था। उसके अंदर एक आग लगी हुई थी जो बरसों से थी, और आज माया की वो मदहोश कर देने वाली आहें उस आग में सीधा पेट्रोल डालने का काम कर रही थी। कबीर के हाथ धीरे धीरे माया की टी शर्ट के अंदर जाते हैं और वो उसके कमर को सहलाने लगता है। वहीं दूसरे हाथ से वो धीरे धीरे माया की टी शर्ट को ऊपर की ओर खींचने लगता है और एक ही झटके में माया का टी शर्ट उतारकर फेंक देता है। उसके ऐसा करते ही माया की अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड हो जाती है, क्योंकि माया ने टी शर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। माया ज्यादातर उधर पर ऐसे ही रहना पसंद करती थी, पर आज उसकी ये आदत उसे डुबाने वाली थी, वो भी बहुत गहरे समंदर में, कबीर के प्यार के समंदर में। कबीर एक टक माया को देख रहा था। वहीं कबीर को ऐसा देखते हुए माया अपने हाथों से खुद को कवर करके एक और करवट लेकर लेट जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वहीं कबीर भी अपनी टी शर्ट उतारकर पीछे से माया को अपनी बाहों में भर लेता है और पीछे से उसके गर्दन, गाल और कंधों पर किस और बाइट करने लगता है, जिससे माया की आहें निकल रही थी। वहीं उसका हाथ माया की कमर को सहला रहा था। धीरे धीरे वो हाथ ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। इसका एहसास होते ही माया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी ओर मुड़कर उसके सीने से लग जाती है। माया की ऐसी हरकत देख कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। धीरे धीरे माया के चेहरे पर किस करते हुए उसे सीधा लिटा देता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने हाथों के साथ उनकी उंगलियां इंटरलॉक कर देता है और उन्हें बेड पर प्रेस करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और फिर एक बार उसे किस करने लगता है। किस करते समय कब कबीर का हाथ माया के हाथ से अलग होकर उसके बॉडी पर चलने लगा, ये कबीर को भी पता नहीं था। वहीं कबीर के इस पैशन और प्यार में माया पूरी तरीके से डूब चुकी थी और वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वो कबीर के बैक पर और सिक्स पैक एब्स पर बार बार अपने हाथ चला रही थी, जो अब शांत ज्वालामुखी को भड़काने के लिए काफी था। कबीर माया के लिप्स को आज़ाद कर देता है, पर उसके गले पर कॉलर बोन पर किस करते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगता है। और जब वो माया के चेस्ट के पास आता है तो थोड़ा ऊपर अपना सर उठाकर एकटक उसे देखने लगता है। वहीं इसकी वजह से उसकी गर्म हो चुकी सांसें माया अपने चेस्ट पर अच्छे से महसूस कर सकती थी, जो उसे बहुत बेचैन कर रही थीं। और वो इस बेचैनी में बार बार कबीर के बानों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं। कबीर हल्के से उसके चेस्ट पर किस करता है तो माया सिहर उठती है। कबीर धीरे धीरे उसे किस करता जा रहा था। वहीं उसके हाथ हल्के हल्के से उसे सहला रहे थे, साथ ही उन्हें प्रेस भी कर रहा था, जिससे माया और मचल रही थी। आखिरकार कबीर को भी बर्दाश्त नहीं होता और वो माया के ब्रेस्ट्स को मुंह में लेकर उन्हें जोर जोर से सक करने लगता है और दूसरे हाथ से प्रेस करने लगता है, जिससे माया मधोशी में आहें भरने लगती है। ऐसे ही काफ़ी देर तक माया के चेस्ट के साथ खेलने के बाद कबीर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगता है और माया के बॉडी को सहलाने लगता है और उसके कमर पर किस और बाइट करने लगता है। इस दौरान वो धीरे से माया का लोअर भी उतारकर फेंक देता है। इस वक्त माया सिर्फ अपने अंडरवियर में उसके सामने लेटी हुई थी और आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें और आहें भर रही थी। कबीर को रुकता देख माया हल्के से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि कबीर गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे ही देख रहा है और उसकी आंखों में माया को एक अलग ही जुनून और प्यास दिखाई दे रही थी। वाओ,